नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और चर्चा में रहने वाले विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय राजनीति में दल बदल को लेकर जो दावे और डेटा सामने आए हैं, आज हम उनका पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण करेंगे। बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधे तर्कों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मशहूर वॉशिंग मशीन मेटाफोर से, फिर महाराष्ट्र की कुछ खास केस स्टडीज देखेंगे, उसके बाद देश भर के हाई प्रोफाइल दल बदल, बंगाल की राजनीति का डायनामिक्स और अंत में एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के दावों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मुद्दे के केंद्र की, यानी इस वॉशिंग मशीन मेटाफर की। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीति में ये वॉशिंग मशीन आखिर है क्या? दरअसल सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये एक ऐसा शब्द बन गया है जो एक कथित सिस्टम को दर्शाता है। दावा ये है कि जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोपी नेता सत्ताधारी दल में शामिल होते हैं, जांच एजेंसियां अचानक से उनके खिलाफ चल रहे मामलों को बंद कर देती हैं या ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। मतलब सत्ताधारी पार्टी में आइए और पुराने सारे दाग धुल गए। इस पूरे दावे की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 23 डेटा ये बताता है कि 2014 से 2024 के बीच सत्ताधारी दल में शामिल होने वाले 25 प्रमुख नेताओं में से 23 नेताओं के मामले या तो पूरी तरह से बंद कर दिए गए या उनकी फाइलें आगे ही नहीं बढ़ीं। 25 में से 23, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वॉशिंग मशीन वाला तंज सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। सोर्स मटेरियल में सत्ताधारी दल के ही एक मंत्री राव साहब दानवे का एक बयान दिखाया गया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उनके पास एक वॉशिंग मशीन है और इसका निरमा पाउडर गुजरात से आता है। जाहिर है, इस सीधे बयान ने इस पूरे आरोप को एक अलग ही स्तर पर ला खड़ा किया है। आइए अब इस थ्योरी को जमीनी स्तर पर टेस्ट करते हैं। चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जो हमारी पहली बड़ी केस स्टडी है। यहाँ सोर्स मटेरियल अतीत और वर्तमान के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। याद कीजिए 2014 के वो भाषण जहाँ प्रधानमंत्री ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को कथित तौर पर नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। उनके मुताबिक वो राष्ट्रवाद की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार वाली पार्टी थी। लेकिन अब जरा अजीत पवार के केस की टाइमलाइन देखिए। 27 जून 2023 को एक पब्लिक रैली में उन पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगता है। ठीक एक हफ्ते बाद क्या होता है, वो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होते हैं और सीधे डिप्टी सीएम बन जाते हैं। और कुछ ही महीनों के अंदर 7,000 करोड़ के कथित सिंचाई घोटाले और ईडी के मामले कथित तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। ये इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी हैरान रह जाए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्रफुल्ल पटेल के मामले में भी देखने को मिलता है। पार्टी बदलने से पहले और बाद का अंतर देखिए। 2019 के चुनावों से सिर्फ 3 दिन पहले ईडी उन्हें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के मामले में समन भेजती है। पब्लिक में उन पर 1993 ब्लास्ट के आरोपियों की मदद करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगते हैं। लेकिन पार्टी बदलने के महज 8 महीने बाद एयर इंडिया मर्जर मामले में सीबीआई उनके खिलाफ बाकायदा औपचारिक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है। और अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हुआ, तो अशोक चव्हाण की टाइमलाइन देखिए। 8 फरवरी को संसद में सरकार एक व्हाइट पेपर लाती है जिसमें आदर्श हाउसिंग घोटाले के लिए उनका नाम दर्ज होता है। 13-14 फरवरी यानी सिर्फ 5 दिन बाद वो सत्ताधारी दल में शामिल होते हैं और 24 घंटे के अंदर ही उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल जाता है। इस बेहद छोटी टाइमलाइन को वॉशिंग मशीन इफेक्ट का एकदम रियल टाइम उदाहरण माना गया है। अब ये तो रही महाराष्ट्र की बात, लेकिन क्या ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित है? आइए देश भर के कुछ और हाई प्रोफाइल दल बदल पर नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल का उदाहरण बड़ा ही स्पेसिफिक है। 15 अप्रैल को उनके घर ईडी का छापा पड़ता है और 24 अप्रैल को वो आधिकारिक तौर पर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सिर्फ 9 दिन का फासला। इतनी छोटी क्रोनोलॉजी से सोर्स मटेरियल सीधा ये सवाल उठाता है कि क्या सच में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? और ये लिस्ट काफी लंबी है। नवीन जिंदल को ही ले लीजिए। कोयला घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट, 2022 में ईडी के छापे और फिर 2024 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिल जाता है। ऐसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा,
जिनके घर 2015 में पार्टी ज्वाइन करने से पहले शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई का छापा पड़ा था। वो बाद में असम के मुख्यमंत्री बने। छगन भुजबल को तो 100 करोड़ के घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कैबिनेट में शामिल होते ही उनके मामले भी ठंडे बस्ते में चले गए। ये सभी नाम एक ही पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। आइए अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां का पॉलिटिकल डायनामिक इस पूरी बहस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हम टीएमसी नेताओं का मूवमेंट देखें तो मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के नाम सबसे ऊपर आते हैं। दोनों पर ही पार्टी बदलने से पहले भ्रष्टाचार के भारी आरोप थे, लेकिन मुकुल रॉय को 2017 में ज्वाइन करने के बाद सीधे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मुख्य चेहरों में से एक शुभेंदु अधिकारी जब दिसंबर 2020 में पार्टी में आए तो रिपोर्ट का दावा है कि उन्हें गिरफ्तारियों से पूरी तरह बचा लिया गया, जबकि उनके पुराने साथियों पर उसी मामले में सख्त कार्रवाई की गई। अब यहाँ सोएन चैटर्जी का केस सबसे दिलचस्प है। 2019 में जब वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए तो उनके खिलाफ चल रहे केस रुक गए, लेकिन चुनाव में टिकट न मिलने पर मार्च 2021 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। पार्टी छोड़ने के ठीक 2 महीने बाद मई 2021 में सीबीआई ने उन्हें उसी नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। सोर्स मटेरियल इस केस का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए करता है कि एजेंसियों का प्रोटेक्शन उसी पल एक्सपायर हो जाता है जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है। तो इन सारे व्यक्तिगत उदाहरणों के बाद अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े और व्यापक असर की, यानी क्या एजेंसियों का सच में दुरुपयोग हो रहा है। सोर्स मटेरियल का सबसे गंभीर आरोप ये है कि केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कथित तौर पर राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। दावा यहाँ तक है कि एजेंसियों के इसी डर का फायदा उठाकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, मणिपुर और गोवा में चुनी हुई सरकारें गिराई गईं। कहा तो ये भी जाता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के पीछे भी कथित तौर पर प्रताप सरनाइक जैसे बागी विधायकों पर चल रही संघीय जांच का ही दबाव था। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला गया है कि विपक्ष और आम जनता के बीच जानबूझकर डर का एक माहौल बनाया जा रहा है। और इस पूरी थ्योरी को अगर किसी एक बयान से पुख्ता किया जा सकता है तो वो है दल बदल करने वाले नेता हर्षवर्धन पाटिल का 2019 का ये भाषण। उन्होंने सरेआम कहा था कि सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद मैं चैन से सो सकता हूं क्योंकि अब ईडी या किसी जांच का कोई डर नहीं है। सोचिए, ये बयान कोई आरोप नहीं है बल्कि एक नेता का खुद का कबूलनामा है जो इस पूरे विश्लेषण के तर्क को एकदम सटीक तरीके से वैलिडेट करता नजर आता है। इन सारी दावों, केस स्टडीज और डेटा को गहराई से देखने के बाद ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वॉशिंग मशीन के ये सारे आरोप सच हैं तो हमारी लोकतांत्रिक जवाबदेही और संघीय जांच एजेंसियों की साख का भविष्य क्या होगा? ये सिर्फ कुछ नेताओं की पार्टी बदलने का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।